इस गहन चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय एक ऐसी खामोश लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मशीनरी के बारे में है जो मानव शरीर के भीतर हर सेकंड काम कर रही है। बिल्कुल। मतलब हम आमतौर पर अपने दिल के धड़कने या फेफड़ों के काम करने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन शरीर की उस शानदार सफाई व्यवस्था पर शायद ही कभी ध्यान जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। सही कहा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, तो आज के हमारे स्रोत नोट्स के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य मानव शरीर की इसी जटिल प्रणाली की गहराई में उतरना है। ये केवल कचरा बाहर निकालने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि कैसे शरीर अपना आंतरिक संतुलन, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं, वो इतनी सटीकता से बनाए रखता है। बिल्कुल, होमियोस्टेसिस ही वो मुख्य लक्ष्य है। जब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो यह सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है। ये जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक बेहद बारीक और सटीक विज्ञान है। शरीर के भीतर का वो आदर्श वातावरण जो होमियोस्टेसिस है, वो पूरी तरह से इसी तंत्र की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। इसके बिना तो शरीर की कोशिकाएं अपने ही बनाए हुए कचरे में डूब सकती हैं। उत्सर्जन का सीधा संबंध हमारे चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म से है। जब शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा बनाने के लिए काम करती हैं, तो उस प्रक्रिया में यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक रासायनिक बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। उप-उत्पाद। हाँ, और इन रसायनों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही असली उत्सर्जन है। दूसरी ओर अगर देखें तो मलत्याग केवल उस भोजन को बाहर निकालना है जो पाचन तंत्र में पच नहीं पाया है। अगर हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट की बात करें, तो जो जीव पानी में रहते हैं, जैसे कि मछलियां, वे सीधे अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। अमोनिया, वो तो बहुत खतरनाक होता है ना? बहुत ज्यादा। अमोनिया एक अत्यधिक विषैला रसायन है और इसे शरीर से बाहर धकेलने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। जलीय जीवों के पास पानी की कोई कमी नहीं होती, इसलिए उनके लिए ये प्रणाली बिल्कुल सही काम करती है। तो ये तो हुई मछलियों की बात, लेकिन उन जीवों का क्या जो पानी की कमी वाले माहौल में रहते हैं, जैसे पक्षी या रेंगने वाले जीव, सरीसृप? उनके लिए तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए इतना पानी खर्च करना संभव नहीं होगा। बिल्कुल संभव नहीं होगा। और यहीं पर विकासवाद या इवोल्यूशन का कमाल दिखता है। पक्षियों और सरीसृपों को हर हाल में अपने शरीर का पानी बचाना होता है। तो वे क्या करते हैं? उनका शरीर कचरे को यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड में बदल देता है। यूरिक एसिड अमोनिया के मुकाबले बहुत कम विषैला होता है, और सबसे बड़ी बात, इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की लगभग न के बराबर आवश्यकता होती है। अच्छा, इसीलिए पक्षियों का अपशिष्ट तरल न होकर एक सफेद पेस्ट या ठोस रूप में होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और फिर आते हैं मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीव। हम ना तो मछलियों की तरह अथाह पानी में रहते हैं और ना ही हमें पक्षियों की तरह पानी की इतनी ज्यादा किल्लत होती है। तो हमारे शरीर एक बीच का रास्ता अपनाता है। हाँ, हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में काफी कम विषैला होता है और इसे पानी में घोलकर सुरक्षित रूप से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है, मनुष्यों में ये यूरिया आखिर बनता कहाँ है? बिल्कुल, यहाँ जहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है वो ये है कि अगर किसी से भी पूछा जाए कि उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है, तो तुरंत जवाब मिलेगा गुर्दे या किडनी। हाँ, ये बहुत ही आम सोच है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि यूरिया भी गुर्दे में ही बनता होगा, लेकिन स्रोत सामग्री में ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। यूरिया वास्तव में हमारे गुर्दों में नहीं, बल्कि हमारे यकृत यानी लिवर में बनता है। लिवर अपने इस यूरिया चक्र की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करता है ताकि शरीर सुरक्षित रहे, और फिर वो इस यूरिया को वापस खून में छोड़ देता है ताकि आगे की सफाई की जा सके। और यहीं से हमारे शरीर के मुख्य फिल्टर एक्शन में आते हैं, यानी हमारे गुर्दे। जी, गुर्दे ही वो स्टेशन है जहां खून से इस यूरिया को छानकर अलग किया जाता है। अगर हम मानव उत्सर्जन तंत्र की पूरी संरचना को देखें तो स्रोत नोट्स के अनुसार ये मुख्य रूप से 4 अंगों से मिलकर बनी है। हाँ, 4 मुख्य अंग। सबसे पहले आते हैं हमारे 2 गुर्दे जो खून को छानते हैं। फिर आती हैं मूत्रवाहिनियां या यूरेटर्स जो 2 नलियां हैं और छने हुए द्रव को आगे ले जाती हैं। उसके बाद मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर आता है
जहां ये द्रव तब तक जमा रहता है जब तक कि उसे बाहर निकालने का समय ना आ जाए, और अंत में मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा, जिसके जरिए इसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। और अगर हम इन गुर्दों की बनावट पर गौर करें तो ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। इनका आकार राजमा के दानों यानी बीन शेप्ड होता है। बाहर से देखने में तो ये बहुत ही साधारण से अंग लगते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक गुर्दे को बीच से काटा जाए तो इसके भीतर एक बहुत ही स्पष्ट और संगठित संरचना दिखाई देती है। इसकी सबसे बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो थोड़ा गहरे रंग का होता है। और इसका मध्य भाग को मेड्यूला कहते हैं, जहां पिरामिड जैसी आकृतियां होती हैं। और बिल्कुल भीतर की तरफ एक खाली जगह होती है जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। ये पेल्विस एक कीपला फनल की तरह काम करता है ना, जो सारे छने हुए द्रव को इकट्ठा करके मूत्रवाहिनी में धकेल देता है। बिल्कुल। लेकिन बाहरी बनावट तो केवल एक ढांचा है। असली जादू तो इसके भीतर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर हो रहा है। और ये आंकड़ा वाकई उत्साह बढ़ाने वाला है। स्रोत बताते हैं कि प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 से 15 लाख यानी 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। हाँ, दोनों गुर्दों को मिला ले तो ये संख्या 3 मिलियन तक पहुंच जाती है। ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक मुट्ठी के आकार के अंग में 15 लाख छोटी छोटी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इसीलिए नेफ्रॉन को गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। शरीर का सारा छनाई का काम असल में यही नेफ्रॉन कर रहे हैं। तो अगर हम एक अकेले नेफ्रॉन की बनावट को करीब से देखें तो ये कैसा दिखता है? ये एक बहुत ही उलझी हुई और घुमावदार नली जैसी होती है, जिसके कई अलग अलग हिस्से होते हैं। इसकी शुरुआत एक कप जैसी आकृति से होती है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। बोमन कैप्सूल। इस कप के अंदर रक्त केशिकाओं का यानी ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और इसके बाद वो घुमावदार नली शुरू होती है। हाँ, बोमन कैप्सूल के बाद एक बहुत ही घुमावदार नली शुरू होती है, जिसे PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके बाद नली नीचे की ओर जाती है और एक U आकार का मोड़ लेती है। इसे ही लूप ऑफ हेनले कहा जाता है ना? बिल्कुल। फिर नली वापस ऊपर आती है और एक और घुमावदार हिस्सा बनाती है, जिसे DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और अंत में ये एक बड़ी नली से जुड़ जाती है, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में बटी होती है। हाँ। एक कारखाने की तरह। पहला चरण है अतिस्रवण या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। हाँ, ये सब नेफ्रॉन के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में होता है, जहां ग्लोमेरुलस मौजूद है। यहाँ रक्त बहुत ही उच्च दबाव पर पहुंचता है, मतलब हाई प्रेशर पर। बिल्कुल। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी बारीक छलनी से बहुत तेज दबाव के साथ तरल पदार्थ को निचोड़ा जा रहा हो। ये दबाव इतना तेज होता है कि रक्त में मौजूद बड़े कण जैसे लाल रक्त कोशिकाएं और बड़े प्रोटीन तो छलनी को पार नहीं कर पाते, वे वापस खून में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन पानी, ग्लूकोज, विभिन्न लवण, अमीनो एसिड और यूरिया जैसे छोटे कण छनकर उस कप जैसी संरचना यानी बोमन कैप्सूल में गिर जाते हैं। और इस छने हुए द्रव को फिल्ट्रेट कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है प्रकृति की इस प्रणाली में एक छोटी सी चुनौती है। कैसी चुनौती? इस शुरुआती छनाई में शरीर का बहुत सारा जरूरी पानी और कीमती पोषक तत्व भी तो कचरे के साथ छन जाते हैं। अगर ये सारा का सारा फिल्ट्रेट शरीर से बाहर निकल जाए तो इंसान कुछ ही घंटों में डिहाइड्रेशन और पोषक तत्वों की भारी कमी के कारण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। और यहीं पर इस असेंबली लाइन का दूसरा चरण एक्शन में आता है, पुनः अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन। ये एक बेहद शानदार डिजाइन है। तो ये कैसे काम करता है? जैसे ही वो छना हुआ द्रव उस घुमावदार नली, PCT और लूप ऑफ हेंडले से होकर गुजरता है, नेफ्रॉन की दीवारें तुरंत काम पर लग जाती हैं। वे खून में वापस उन सभी जरूरी चीजों को खींचना शुरू कर देती हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता है। मतलब सारा ग्लूकोज, बहुत सारा पानी और जरूरी लवण वापस रक्त में सोख लिए जाते हैं। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो शरीर ये सोचता है कि कचरे को अलग से चुनने से बेहतर है कि पहले सब कुछ बाहर निकाल दो और फिर जो जो काम का है उसे वापस चुन लो। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और ये नली इतनी घुमावदार इसलिए होती है ताकि द्रव को वहां से गुजरने में ज्यादा समय लगे। बिल्कुल, ताकि शरीर को पुनः अवशोषण के लिए ज्यादा जगह और समय मिल सके। और फिर आता है तीसरा और अंतिम चरण, नलकीय स्रावण या ट्यूबुलर सिक्रीशन। हाँ, अब तक शरीर ने अपनी जरूरी चीजें वापस ले ली हैं, लेकिन कभी-कभी खून में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ
कुछ दवाइयों के अवशेष या अतिरिक्त आयन जैसे पोटेशियम या हाइड्रोजन आयन रह जाते हैं जो पहले चरण में छनने से बच गए थे। तो इस तीसरे चरण में क्या होता है? इस चरण में नेफ्रॉन की नलिकाएं, विशेषकर डीसीटी, इन बचे हुए खतरनाक रसायनों को सीधे खून से खींचकर उस बहते हुए द्रव में डाल देती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी कचरा पीछे ना छूट जाए। और इन तीनों चरणों अतिस्रवण, पुनः अवशोषण और नलिकीय स्रावण के पूरे होने के बाद जो अंतिम तरल पदार्थ बचता है वही वास्तविक मूत्र या यूरिन है। तो इस सब का अर्थ क्या है? इन तीनों जटिल चरणों के बाद हमारे पास जो अंतिम तरल बचता है उसकी रासायनिक संरचना बहुत ही सटीक होती है। बिल्कुल। अगर हम मूत्र की वास्तविक संरचना को देखें तो इसमें लगभग 95% केवल पानी होता है। इसके अलावा इसमें 2.5% यूरिया होता है जिसे लिवर ने बनाया था। और बाकी बचे हिस्से का क्या? बाकी बचे 2.5% में अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल और कुछ अतिरिक्त लवण। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्पादन करता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि गुर्दे केवल कचरा निकालने का काम नहीं कर रहे हैं, वे वास्तव में हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण संतुलन करता है। मतलब वे होम्योस्टैसिस को बनाए रखते हैं। जी, शुरुआत में हमने होम्योस्टैसिस का जिक्र किया था। होम्योस्टैसिस कोई किताब का बोरिंग शब्द नहीं है, यह हमारे जीवित रहने की सबसे बड़ी शर्त है। गुर्दे ये तय करते हैं कि शरीर में कितना पानी रहना चाहिए और कितना बाहर जाना चाहिए। इसे जल संतुलन कहते हैं। और लवणों का संतुलन भी। बिल्कुल, वे सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखते हैं जो हमारे हृदय की धड़कन और तंत्रिका तंत्र के काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। गुर्दे हमारे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करते हैं। ये तो बहुत सारे काम हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक, वे रक्त के पीएच स्तर को 7.35 और 7.45 के बीच बहुत ही कड़ाई से बनाए रखते हैं। ये पीएच वाला बिंदु तो बहुत ही क्रिटिकल है। 7.35 और 7.45 के बीच का मार्जिन, ये तो कितना छोटा है। अगर खून थोड़ा सा भी ज्यादा अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो शरीर की सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं रुक सकती हैं और स्थिति जानलेवा हो सकती है। गुर्दे लगातार हाइड्रोजन आयनों को बाहर निकालकर या रोककर इस पीएच को बिल्कुल सटीक बनाए रखते हैं। और जब जल संतुलन की बात आती है तो ये समझना दिलचस्प है कि जब कोई व्यक्ति दिन भर कम पानी पीता है तो उसका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मस्तिष्क से निकलने वाले एक विशेष हार्मोन का हाथ होता है, ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये हार्मोन करता क्या है? जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो मस्तिष्क ADH हार्मोन को खून में छोड़ देता है। ये हार्मोन सीधे गुर्दों के पास पहुंचता है और उन्हें सख्त निर्देश देता है कि पानी बचाओ। और इसके जवाब में नेफ्रॉन अधिक से अधिक पानी को वापस सोखने लगते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर नेफ्रॉन का वो यू आकार का हिस्सा, लूप ऑफ हेनले, अपना सबसे अहम किरदार निभाता है। कैसे? लूप ऑफ हेनले का मुख्य काम मूत्र को गाढ़ा करना है ताकि पानी की बचत हो सके। ये लूप जितना लंबा होगा, जीव उतना ही ज्यादा पानी बचा सकता है। यही कारण है कि रेगिस्तानी जानवरों में ये लूप बहुत लंबा होता है। अन्य सहायक अंगों का भी संक्षेप में जिक्र करना चाहिए जो गुर्दों के इस सफाई अभियान में मदद करते हैं। बिल्कुल, त्वचा और फेफड़े। जी, हमारी त्वचा भी एक तरह का उत्सर्जी अंग है। पसीने के माध्यम से त्वचा न केवल शरीर का तापमान नियंत्रित करती है बल्कि कुछ मात्रा में अतिरिक्त जल, लवण और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत यूरिया भी बाहर निकालती है। और हमारे फेफड़े तो हर सांस छोड़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल ही रहे हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म का एक बहुत बड़ा और खतरनाक अपशिष्ट है। ये एक बहुत ही शानदार तालमेल है। शरीर का हर अंग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। इस चर्चा को उत्सर्जन तंत्र के रोगों की ओर ले चलते हैं। सबसे आम समस्या जो सुनने में आती है वो है गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन्स। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। बिल्कुल, जब मूत्र में लवण और खनिज जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं और पानी कम होता है तो ये खनिज गुर्दे के भीतर जमा होकर क्रिस्टल या ठोस रूप ले लेते हैं। और इसके अलावा यूरीमिया नाम की एक खतरनाक स्थिति होती है। वो क्या होती है? ये तब होता है जब गुर्दे ठीक से खून नहीं छान पाते और रक्त में यूरिया की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है।
इसके अलावा नेफ्राइटिस की बीमारी है, जो मूल रूप से नेफ्रॉन्स या गुर्दों में होने वाली सूजन है। और अंततः सबसे गंभीर और जानलेवा स्थिति गुर्दा विफलता या रीनल फेलियर, जहां गुर्दे पूरी तरह से अपना काम करना बंद कर देते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है और प्राकृतिक गुर्दे हार मान लेते हैं, तो मरीज के शरीर में तेजी से विषाले तत्व जमा होने लगते हैं। लेकिन यहीं पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का समाधान देखने को मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख है डायलिसिस। डायलिसिस मशीन को एक कृत्रिम गुर्दा माना जा सकता है। तो ये डायलिसिस काम कैसे करता है? इस प्रक्रिया में मरीज के रक्त को उसके शरीर से बाहर निकाला जाता है और उसे एक बड़ी मशीन के जरिए प्रवाहित किया जाता है। इस मशीन के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, और पारगम में झिल्लियां होती हैं जो नेफ्रॉन की तरह काम करती हैं। हाँ, वे बिल्कुल नेफ्रॉन की तरह काम करने की कोशिश करती हैं। ये झिल्लियां खून से यूरिया और अतिरिक्त लवणों को सोख लेती हैं और फिर उस साफ किए गए खून को वापस मरीज के शरीर में भेज दिया जाता है। डायलिसिस एक जीवन रक्षक तकनीक तो है, लेकिन ये एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया भी है, जिसके लिए मरीज को हफ्तों में कई बार घंटों तक मशीन से जुड़े रहना पड़ता है। हाँ, ये आसान नहीं है। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान का एक और स्थायी समाधान है गुर्दा प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट। जी, इसमें एक क्षतिग्रस्त या काम न कर रहे गुर्दे को किसी स्वस्थ दाता के गुर्दे से सर्जरी के जरिए बदल दिया जाता है। चूंकि इंसान एक स्वस्थ गुर्दे के साथ भी पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकता है, इसलिए जीवित व्यक्ति भी अपना एक गुर्दा दान कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। हमारी विज्ञान और तकनीक आज कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, प्रकृति ने जो जैविक प्रणाली विकसित की है, उसकी सटीकता और निरंतरता की नकल करना एक लगभग असंभव सी चुनौती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक डायलिसिस मशीन किसी इंसान का जीवन जरूर बचा सकती है, लेकिन वो एक कृत्रिम मशीन है। वो दिन रात हर बदलती परिस्थिति के अनुसार शरीर के अंदर होने वाले उस सूक्ष्म और निरंतर संतुलन की, उस होम्योस्टेसिस की पूरी तरह से बराबरी नहीं कर सकती, जो हमारे प्राकृतिक गुर्दे बिना किसी बाहरी ऊर्जा के शांति से करते रहते हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। चलिए अब इस पूरी गहन चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को तेजी से एक साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र केवल मलत्याग या वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। ये कोशिकाओं में होने वाले चयापचय से उत्पन्न विषैले कचरे को बाहर निकालने की एक बेहद परिष्कृत व्यवस्था है। हमने देखा कि कैसे नेफ्रॉन इस तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जहां ग्लोमेरुलस में एक हाई प्रेशर फिल्टर की तरह रक्त का छनन होता है। और हमने उस आश्चर्यजनक तथ्य को भी समझा कि यूरिया वास्तव में गुर्दे में नहीं, बल्कि लिवर में यूरिया चक्र के माध्यम से बनता है और फिर छानने के लिए गुर्दों तक पहुंचता है। हमने मूत्र निर्माण के 3 अहम चरणों, अतिस्रवण, पुनर्वशोषण और नलिकीय स्रावण पर भी गहराई से बात की। और यह भी समझा कि कैसे मस्तिष्क से निकलने वाला एडीएच हार्मोन और नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले मिलकर शरीर के जल संतुलन और रक्त के सटीक पीएच को बनाए रखते हैं। ये सब यही साबित करता है कि हमारा शरीर कितनी बारीकी और सटीकता से अपने आंतरिक वातावरण को प्रबंधित करता है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद स्रोत सामग्री से परे एक विचार मन में जरूर आता है। हमारा शरीर मुख्य रूप से पानी से बना है और ये हर दिन सूक्ष्म प्रतिशत अपशिष्ट को बिना हमारी जानकारी के इतनी सटीकता से प्रबंधित करता है। एक तरफ हमारे पास डायलिसिस जैसी विशाल और शोर करने वाली कृत्रिम मशीनें हैं, और दूसरी तरफ शरीर के भीतर चुपचाप काम करने वाले प्राकृतिक नेफ्रॉन का वो 15 लाख का विशाल और जटिल नेटवर्क है, जो बिना रुके काम कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जब कृत्रिम मशीनें प्राकृतिक गुर्दों की उस खामोश दक्षता और पूर्ण होम्योस्टेसिस की 100% बराबरी कर पाएंगी, या शरीर की ये जैविक फैक्ट्री अपनी अद्वितीय प्राकृतिक संरचना के कारण हमेशा मानवीय तकनीक से एक कदम आगे ही रहेगी? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचारों तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शरीर के इस अद्भुत तंत्र पर विचार करते रहिए।
लिवर वास्तव में हमारे शरीर की एक मूक केमिकल लैब है। जब कोशिकाओं में प्रोटीन टूटता है तो अमोनिया बनता है। वही खतरनाक अमोनिया। बिल्कुल। अमोनिया इतना खतरनाक है कि अगर ये खून के जरिए मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो ये तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लिवर इस खतरे को भांप लेता है और फिर वो क्या करता है? वो तुरंत इस विषैले अमोनिया को पकड़ता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाता है और एक बेहद जटिल रासायनिक प्रक्रिया के जरिए, जिसे यूरिया चक्र या यूरिया साइकिल कहा जाता है, उसे कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है।